हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय कुमार रेशु, जिन्होंने आपको इस प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अक्षय, सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? मैम मैंने 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड से पास किया है और उसके बाद मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में पटना से ही एक मगध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। जैसे आपने बताया कि आपने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है, हमेशा से क्या माइंडसेट था आपका कि आपको बैंकिंग की तरफ ही आना है? मैम बैंकिंग की तरफ जो मेरा इंक्लिनेशन हुआ वो आफ्टर 2018 हुआ। उससे पहले मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता था मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में, इसलिए मैंने मैथ्स को लिया था। बट हाँ, आफ्टर 2018 मुझे लगा कि बैंकिंग एक सही सेक्टर है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उसके कुछ प्लस पॉइंट्स पता चले एंड बहुत फास्ट इसमें होता है आपका ग्रोथ। तो मैंने एसबीआई को पहले प्रेफरेंस देते हुए बैंकिंग की तरफ मूव किया। जैसे आपने बताया कि आपने 2018 के बाद आपका रुझान बदला और आप बैंकिंग की तरफ आना चाहे। आपने और भी बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी की थी या फिर आपका मोटिव ही था कि आपको एसबीआई पीओ ही क्लियर करना है? मैम इसके लिए मैं बोलूंगा कि मेरे लिए पीओ बनना इम्पोर्टेंट था पहले तो। मेरे लिए ग्रामीण बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ इक्विवेलेंट थे, बट प्रेफरेंस एसबीआई पीओ था। कारण सिंपल था मैम, क्योंकि एसबीआई एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और ऑफ कोर्स हर कोई का सपना होता है कि बी अ पार्ट ऑफ इट, और मेरा भी था। आपने जिस चीज को सोचा आपने उसको कर दिखाया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अक्षय, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहें। 2018 के बाद जब आपने सोचा कि आपको एसबीआई पीओ पर्टिकुलरली इस एग्जाम को क्लियर करना है, कैसे आपकी लाइफ बदली? क्या क्या आपने अपनी जीवन शैली में चेंजेस लाए? हम पूरी आपकी जर्नी को जानना चाहते हैं, 2018 से आज 2021 मार्च, जब आपने इस एग्जाम को क्लियर किया है। ओके मैम, मैं तो पहले थोड़ा सा एक एड ऑन करूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन वाला चीज जो मैंने किया था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब एंड कुछ स्टार्टअप का सोचा, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो पार्ट टाइम जॉब एंड वो, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था उस काम में। एंड आफ्टर 2018 मैं जब बैंकिंग आया तो मुझे पता चला कि यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम होते हैं। आपको एक एग्जाम की तैयारी नहीं सोच के कर सकते हो, आपको एसबीआई की भी तैयारी कर सकते हो, बट हाँ सबका सिलेबस पैटर्न ऑलमोस्ट इक्वल है मैम। एंड मैंने पहला पेपर जो दिया था 2019 में एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क दिया था, जिसमें मैं दोनों में ही रिजेक्ट हो गया था, प्री सेक्शन में ही। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी कमी है कहीं मेरे तैयारी में। तो फिर मैंने वहां से यूट्यूब वीडियोज देखने स्टार्ट कर दिए, जो पिछले ईयर के टॉपर्स थे। एंड गौरव सर का फिर मुझे वहां से नाम पता चला, गौरव गर्ग सर का। एंड मैंने उनका भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे थे, तो वहां से एक मोटिवेशन आया कि यस मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। एंड आफ्टर 2019 मैंने कंटिन्यूअस पेपर देते रहा। बार बार रिजेक्ट हुआ, डिमोटिवेट भी हुआ, बट हाँ ये था कि एक आप सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो ना, तो आप अपने सपने को सच कर सकते हो। मैंने ये फील किया है ये 2 साल की जर्नी में। और मैं हर कोई को बोलना चाहूंगा कि अगर आपने सपने देखे हैं ना तो उसके लिए मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, और आप उसको आराम से कर लोगे। अक्षय, जैसे आपने बताया कि पहले भी आपने एसबीआई पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन को लिखा, बट यू कैन नॉट गेट थ्रू। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आपकी तैयारी में रहे जो आपको आज सक्सेसफुल बनाते हैं? मैम अगर मैं बोलूँ ना तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, एक सही गाइडेंस की है और सही मटेरियल की, जो आज की डेट में आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। इनफैक्ट स्टडी आई क्यू चैनल पे भी आपके पास अवेलेबल है बहुत सारे कंटेंट जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप डे टू डे लाइफ के करंट अफेयर्स को मैं ऐड करूं, जो कि मेरा इंटरव्यू का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो मैं उसके लिए भी मैं ऑनलाइन ही स्टडी करता था और ऑनलाइन ही मटेरियल वहां से लेता था एंड वहां से सॉल्व करता था। और अगर मैं मैथ्स या रीजनिंग एंड इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए मैं बेसिकली सबको सजेस्ट भी करूंगा, और मैंने जो फॉलो किया था वो था मैम न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, क्योंकि वो आपकी हैबिट बदल देती है, आपके सोचने का अंदाज बदल देती है। तो ये काफी लंबा जर्नी रहा 2 साल का, नो डाउट। आप रिजेक्ट मैं रिजेक्ट हुआ, दूसरे भी रिजेक्ट होते हैं, वो दिल तोड़ता है, बुरा लगता है, बट हाँ आप फिर से उठो, फिर से तैयारी करो। मैंने किया है, प्री क्लियर किया,
रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, और जीके तो डेली पढ़ो। आप कोई भी सोर्स फॉलो करो, डजेंट मैटर, बट आप डेली जीके पढ़ो, वो मैटर करता है। आप स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300 को फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट डेली करना है वो चीज। डेली करना है, रिलीजियसली करना है, और यदि आप गिरते भी हैं एक बार दो बार तो फिर उठकर आगे बढ़ना भी है। अक्षय, आप आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि बहुत कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, जो माइंडसेट उनका रहता है कि उनको बैंकिंग एग्जामिनेशन को लिखना है, बट कई बार उनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी वो फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उन कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जाम वाइज फॉर्मुलेट करें? मैम इसमें मैं प्री और मेंस दोनों की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। प्री और मेंस दोनों ही डिफरेंट चीज है। प्री में जहां आपकी स्पीड टेस्ट होती है, वहीं मेंस में आपकी एक्यूरेसी एंड डेप्थ नॉलेज का चेक होता है, ठीक है ना। तो प्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम एग्जाम से पहले 20 सेट तो मारो ही मारो, किसी भी टेस्ट सीरीज के साइट से आप 20 सेट मारो प्री के, और डेली एनालाइज करो कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। क्योंकि आपका क्या होता है ना, क्वांट सेक्शन में जो मैंने किया था वो डेली 20 सिंप्लीफिकेशन, 2 डीआई एंड नंबर सीरीज मैं डेली सॉल्व करता था। एंड मुझे सजेस्ट किया गया था, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से मुझे अपने आप मिला था वो नॉलेज, कभी नहीं ऐसा हुआ। मैंने यूट्यूब पे पिछले साल के जो टॉपर थे शुभम चांद सर, मैंने उनका वीडियोस देखा एंड उन्होंने भी यही सजेशन दिया कि आप स्टार्ट करो डेली बेसिस पे एंड डेली टारगेट सेट करो। लाइक रूटीन मत बना लो, क्योंकि क्या होता है वो रूटीन हम कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट वही अगर हम डेली का वो सेट कर लें तो हमारा प्री का सेक्शन वहां से टेस्ट सीरीज से एंड डेली प्रैक्टिस से इजीली क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, मेंस की बात मैं करूँ तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है मैम। यहाँ आप अगर 250 में सिर्फ 100 नंबर भी ले आते हो ना तो आपको जॉब मिल जाएगी। ये तो मैंने देखा है। तो यहाँ आपका डेप्थ नॉलेज चेक होता है। डेप्थ नॉलेज इन सेंस आपको डीआई पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अर्थमेटिक पे भी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। रीजन क्या है ना, हमारा जो आजकल डीआई भी पूछ रहा है ना, ये काफी इनर नॉलेज से पूछ रहा है। डीआई अब सिंपल डीआई नहीं रह गई, वो अर्थमेटिक बेस्ड हो गई है। तो इसके लिए भी आपको अर्थमेटिक का बेसिक्स पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ मेंस निकाल लोगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सेकंड पार्ट में रीजनिंग पे आऊं मैम, तो रीजनिंग इज लाइक आपको पजल्स बहुत पूछने लगे हैं ये लोग एग्जाम में, तो पजल पे तो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन होना जरूरी ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंग्लिश को मैंने बताया मैम कि रीडिंग कम्प्रहेंशन अगर आपका अच्छा है, यू आर गोइंग टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। एंड लास्ट वन इज जीके। जीके के लिए तो मैं तो अभी भी किसी को भी बोलूंगा कि गौरव सर को ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं अपने आप को चेंज होते देखा है। मैंने आईबीपीएस पीओ जो 2019 वाला क्लियर किया और इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट हुआ, तो मुझे एक ही चीज बुरा लगा, वो था कि मेरा जीके का स्कोर मात्र 10 या 12 था। एंड इस ईयर मैंने जीके और इंग्लिश की बदौलत ही मेंस क्लियर किया है और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा। जीके में 2019 में आईबीपीएस पीओ में 10 स्कोर था, और नाउ टुडे यू हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड गिव ग्रेटर क्रेडिट टू जीके। किस तरीके से स्टडी आईक्यू ने आपकी इस सक्सेस में, इस जर्नी में हेल्प की है? स्टडी आईक्यू का रोल मैम बहुत बड़ा था। मैं इसमें अपने एक फ्रेंड का नाम जरूर ऐड करना चाहूंगा, अंकुर सिन्हा नाम है उनका। उन्होंने मुझे सेशन दिया था कि आप एक बार ना स्टडी आईक्यू ट्राई करके देखो, शायद आपको अच्छा लगे। मैंने उनका बस एक वीडियो देखा था गौरव सर का, शायद वो बेस्ट 300 करके पहला वीडियो था, और मैंने बस वो वीडियो एक बार देखा। मुझे कुछ लगा कि हाँ ये कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर, मैं और देखता हूँ। और ऐसे करते 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 आप शायद यकीन भी ना करो, मैंने एक वीडियो 16 बार देख गया। लाइक पर मंथ के उनके 4 वीडियो होते हैं, वो 4 वीडियो 16 बार, इसमें 64 बार मैंने एक मंथ का वीडियो देखा है। एंड पिछले 6 मंथ का वीडियो मैंने ऐसे ही देखा है। तो जीके सेक्शन में मैं श्योर था कि आईबीपीएस पीओ हो, आईपीएस क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, आई एम गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। एंड इसका पूरा क्रेडिट मैं दूंगा गौरव सर को। एंड हाँ, कुछ बेसिक नॉलेज में स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल से भी गेन करता था। लाइक कुछ भी करंट अफेयर में हो रहा है ना, तो अंकित अग्रवाल सर, सिद्धांत अग्निहोत्री सर के वीडियोस भी मैं देख लिया करता था। इससे क्या होता है ना, आप ना इंटरव्यू में बोल अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हो उनके आइडियाज को। कोई भी कंट्री से रिलेशन हमारा कैसा है, हमारा इकोनॉमिक स्थिति कैसा है, इस पे आप अच्छा एक्सप्रेस कर पाओगे इंटरव्यू सेक्शन में। हमें खुशी है अक्षय की स्टडी आईक्यू आपकी इस सक्सेस का पार्ट बन पाया। अक्षय, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है मॉक टेस्ट देने का एग्जामिनेशन के पहले। किस व्हाट इज एक्चुअली द राइट वे टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट का मैं ऐसा बोलूंगा मैम, मॉक टेस्ट में अगर आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हो ना, आप पर डे एक मॉक टेस्ट दो। एग्जाम से लाइक 30 डेज पहले स्टार्ट करो। 20 मॉक टेस्ट सब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, आप डेली एक दो, और बीच में एक गैप भी ले सकते हो।
और उसको एनालाइज करो, प्री के लिए सफिशिएंट है। अगर आप 20 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम मार लेते हो और अच्छा से एनालिसिस कर लेते हो उसका तो, बट मेंस कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने एक भी मॉक टेस्ट उसका दिया नहीं, सबमिट करके सॉल्व करता था। रीजन था क्योंकि आपके पास एनफ टाइम होता है एग्जाम के टाइम, आप ना आराम से चाहोगे ना तो मतलब एक एक क्वेश्चन को देख सकते हो, जो कि आपको प्री में नहीं मिलता है। ये चीज मुझे मेंस में मिला, और मेंस में मैंने अराउंड 10 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे सबमिट करके कंप्लीटली। तो वो मेरा मेन स्ट्रेटेजी था मेंस को लेकर के। अक्षय, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं, आप बीएससी मैथ्स है, इसलिए आपको क्वांट और रीजनिंग एंड आई बिलीव डीआई में बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बट जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनके लिए किस तरीके से आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि कंपटीशन का स्तर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स इस एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं, तो किस तरीके से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाई की तैयारी करनी है? मैम इसमें मैं बहुत बड़ा मिथ जो हटाना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, साइंस बैकग्राउंड वाले ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बैंकिंग में। ये एक मिथ है, इसका रियलिटी कुछ नहीं है। क्योंकि कारण ये है ना, आप मैथ से सिर्फ कट ऑफ क्लियर करते हो मेंस में, ठीक है ना। आप जो स्कोर करते हो ना, जहां से आपका कट ऑफ से बहुत ऊपर नंबर पहुंचता है, वो है इंग्लिश एंड जीके। क्वांट एंड रीजनिंग इज लाइक आपको बस कट ऑफ अच्छे से क्रॉस करना है और कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करने हैं। क्योंकि आप ना मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। एक एवरेज कैंडिडेट आउट ऑफ आई से लाइक 35 क्वेश्चन यू विल स्कोर हार्डली 12 to 15 क्वेश्चन, अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हो तो, ठीक है ना। एवरेज स्टूडेंट 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मैथ्स में। वही रीजनिंग की बात करूं तो 10 to 15 इज एन एवरेज अटेम्प्ट। तो आपको बहुत अच्छा नहीं होने की जरूरत है, आप वहां पर सिर्फ एक अच्छा कट ऑफ क्रॉस कर जाओ अच्छे मार्क्स से, दैट इज एनफ फॉर मेंस। और हाँ, अगर आप जीके और इंग्लिश में अच्छा हो ना, तो आपको वो मेंस में दिखेगा उसका स्कोर का फायदा, क्योंकि आपको बाकी लोगों से अलग कर देती है वो स्कोर। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट हेलो। पॉइंट मेंशन किया कि जरूरी नहीं है एक सेक्शन अगर हल्का सा भी वीक है तो आप पूरे पेपर को आप बहुत ज्यादा उसी सेक्शन पे ध्यान लगाएं, मिनिमल ध्यान लगाएं, लेकिन और सेक्शन जो बहुत स्कोरिंग है और जो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं थोड़ी मेहनत के साथ, वो उस पर ज्यादा ध्यान लगाएं इस एग्जाम को क्लियर करने का। थोड़ी सी हम बात करेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। हम कई बार चर्चा करते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी का, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? मैम इसके लिए मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करूंगा। क्या करते हैं स्टूडेंट, मैंने भी जो किया था, पहले हम टेलीग्राम जाते हैं, बहुत सारे चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और सॉल्व एक भी नहीं करते हैं। तो इससे स्कोर कहाँ से अच्छा होगा? ये गलती मैंने भी की। डाउनलोड तो बहुत सारा पीडीएफ कर लिया, बहुत सारे वीडियोस किए, बट देखे एक भी नहीं। तो उसका क्या बोलते, उसका असर जो है ना, वो हमारे स्कोर पे दिखता था। लेकिन स्मार्ट स्टडी की मैं बात करूँ ना, तो आपके पास जो कंटेंट है ना, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कहीं भी चले जाओ ना, आपको ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च भी करोगे ना, आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। तो वो पहले आप वो कंटेंट वहां से लो। और ऐसा नहीं है 10 सोर्स को फॉलो करना, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। आप किसी एक सोर्स को फॉलो करो और अच्छे से फॉलो करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और हाँ, अगर मैं स्पेशली बात करूंगा ना, बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे टीचर हो सकता है अपने आप कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। उन टीचर पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना, ठीक है ना। आपको वहां वहां जहां जाना है, जहां पर आपको दिख रहा है कि आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रहा है, देन आप उसको ब्लाइंडली मत फॉलो करो। उनको भी आपको पढ़ो, सिर्फ डाउनलोड ना करो, ठीक है ना। आप डेली पढ़ो, आपका स्कोर बूस्ट होगा। असर जो होगा ना, आपको 15-20 दिन बाद दिखना शुरू हो जाएगा। ये रियलिटी है और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। जब मैं कर सकता हूँ ना एसबीआई पीओ, तो आई थिंक हर एवरेज बच्चा एसबीआई पीओ इजिली क्रैक कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है। बिल्कुल, हर दिन मेहनत करनी है, कुछ भी पाइल्ड अप नहीं करना है। कई बार होता है वो हम इतना ज़्यादा हेवॉक बना देते हैं चीज़ों का कि प्री अज्यूम चीज़ें कठिन लगने लगती हैं। अक्षय, इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इंटरव्यू को आपने किस तरीके से टैकल किया? इंटर्न के लिए मैं बताऊंगा, पहले तो बहुत बड़ा एक मिथ बना हुआ है माइंड में कि एसबीआई पीओ का इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है। मुझे वहां जाके पता चला ना कि एसबीआई के जो पैनलिस्ट होते हैं, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए वहां नहीं बैठे होते हैं।
वो पहला बार तो आपको सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे होते हैं, बस आपको अपनी क्वालिटी को बेस्ट वे में एक्सप्रेस करना है, जो मैंने किया। एंड दूसरी बात है ना, आपको बैंकिंग का बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए इंटरव्यू में। आपको नॉलेज जो चाहिए वो अपने बारे में चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर क्या वो एट्रीब्यूट्स हैं जो एक बैंकिंग को चाहिए। वो सब चीज अगर आपके अंदर है, आप जाओ वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस करो। एंड आपको अगर कुछ आंसर नहीं भी आता है ना, तो आप सिंपली नो बोलो और बहुत पोलाइट वे में बोलो, वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको सारी नॉलेज नहीं हो सकती है। वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए है, ना कि आपका नॉलेज। अगर नॉलेज चेक करना होता ना, तो आपको प्री और मेंस एग्जाम नहीं होते था, डायरेक्ट इंटरव्यू होते ना। इसलिए आपको वहां जाके अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है, अपने जो आइडिया को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो दिखाना है। मैंने किया, एंड नो डाउट मैं इंटरव्यू की वजह से ही फाइनल सिलेक्शन ले पाया, क्योंकि मैंने अपने आप को, मैंने वो सारी चीजें वहां रख दिया जो मेरे अंदर थी। अगर मैं अपने अंदर रखे जाता ना, तो शायद मैं आज सिलेक्ट नहीं हो पाता। अक्षय, आपने अपने आप को किस तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार किया? आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इंटरव्यू स्टेज आपको फाइनलिस्ट तक लेकर आया है मेजरली। किस तरीके से आपने तैयारी की ताकि जो भी आगे वाले एस्पिरेंट्स है वो आपकी स्ट्रैटेजी को देखकर अपने आप को भी तैयार कर सके? इंटरव्यू वाले सेक्शन में मैं ये चीज बताऊंगा, मैंने किसी भी चैनल को फॉलो नहीं किया था जो मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। इसके पीछे बहुत बेसिक रीजन था, क्योंकि मैं आईबीपीएस पीओ 2019 का इंटरव्यू दे चुका था। एंड मुझे पता था कि मॉक इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा उस इंटरव्यू पैनल के सामने। तो मैंने, मेरे एक फ्रेंड ने जिसने आईबीपीएस पीओ ऑलरेडी क्लियर किया था, मैंने उसके साथ स्ट्रेटेजी बनाई कि हम एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे। हमने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार की कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे किस बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, देश के इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कहाँ से पूछ सकते हैं। वो सारे सेक्शन को हमने एक पेज पे लिख दिया। एंड वहां से भी हमने क्रॉस क्वेश्चन एक दूसरे से पूछे, और ये ऑलमोस्ट 10 दिन तक हमने कंटिन्यू किया। इससे हुआ ये कि हम लोग को पास जो बोलने के लिए जो कंटेंट था वो बहुत ज्यादा था, एक्सप्रेस करने के लिए जो कंटेंट था हमारे पास कम नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमने कर लिया था ऑलमोस्ट सारे इनर सेक्शन को। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो करंट अफेयर सेक्शन था, लाइक इकोनॉमिक सेक्शन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने स्टडी आई क्योंकि वीडियो से कर लिए थे। आई थिंक अंकित अग्रवाल सर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो डाला था। उसको मैंने, वो सब कुछ करके गया था मैं, उसमें एग्रीकल्चर फार्म बिल भी था, वो सब चीज मैं करके गया था, क्योंकि मुझे पता था ये हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपके व्यूज भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं वो सब करके गया था, प्री प्लान था मेरा कि मैं अगर इससे मैं नहीं फंसने जा रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट अपना व्यू नहीं रख पाते हैं, वो क्या करते हैं, किसी का रटा रटाया व्यू रखने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू में एक चीज मैं बताऊंगा मैम, आप एक्टिंग सिर्फ 2 मिनट कर सकते हो अंदर जाके, उसके बाद आपका रियल पर्सनैलिटी सामने आ जाता है, आप कैसे हो। तो आपको वहां जाके एक्टिंग नहीं करनी, आप जो रियल हो वो जाओ बैठो, अब जो रियल पर्सनैलिटी आपकी निकल के आ जाएगी, और आप नर्वस नहीं होना है, क्योंकि वो सब ना आपसे बात करना चाहते हैं, और आप होते हो जल्दी में, हमको आंसर देके निकलना है। नहीं, आप उनको बताओ, वो कुछ पूछ रहे हैं ना, तो आप उनसे सुनने की तो कोशिश करो कि क्या पूछ रहे हैं। बहुत लोग सुनने की कोशिश नहीं करते, क्या पूछ रहे हैं सर, और बोल के निकल जाते हैं, बट वो नहीं करना है। आपको उनके क्वेश्चन को सुनना है, सारे हॉट टॉपिक कवर करने हो, देश से रिलेटेड जितना हॉट टॉपिक है वो कवर कर लेना है। उसके अलावा आपके बेसिक नॉलेज बैंकिंग की पता होनी चाहिए, और आपके अपने पर्सनल जो भी बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पता होना चाहिए। अक्षय, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी बताई कि किस तरीके से आप और आपके फ्रेंड्स क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, और खुद से खुद की तैयारी करना ये वाकई बहुत फायदेमंद रहा आपके लिए। कुछ क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू स्टेज से हमारे साथ शेयर करें तो। इंटरव्यू स्टेज में मैम एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसपे ऑलमोस्ट हमारा 5 या 6 मिनट तक कॉन्वर्सेशन चला। वो था, सर ने पूछा था कि अक्षय आपने क्या तैयारी करके आई है, क्या पढ़ के आया है। और मैं जानता था कि मैं किसी भी सेक्शन में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि उनके सारे क्वेश्चन को शायद जवाब दे पाऊँ। तो मैंने वो चीज बोला जो शायद एक यूनिक था। मैंने बोला, सर मैंने खुद पे रिसर्च किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो कुछ भी पूछेंगे मैं आंसर कर दूंगा। एंड उस, आप यकीन नहीं करोगे, उस सिर्फ उस पॉइंट पे सर ने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछे, एंड मैंने सारे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल किया, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था अपने बारे में। वाकई बहुत ही स्मार्ट वे था क्वेश्चन को डील करने का, क्योंकि हम अपने बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। ये वाकई नोटेबल थी आंसर आपके। अक्षय, एसबीआई पीओ बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लाखों एस्पिरेंट्स इसको देते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो एक एक नंबर मेक्स अ डिफरेंस।
वहां पे जब क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट स्टिल टू इनहांस योर स्कोर, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। मैम स्पेशली मेन सेक्शन में ना आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत कम अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि आपको एक डर होता है कि मैं नंबर नेगेटिव में ना चला जाए। दूसरी तरफ आपको आंसर मतलब एक लिमिट के बाद पता होता है कि शायद इस 2 क्वेश्चन में ना मैं फंस जाऊंगा, तो आप वो रिस्क लेना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको नेगेटिव का डर रहता है। उस केस में मैं बोलूंगा ना कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। एलिमिनेशन आजकल बच्चे ना स्मार्टली प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है, वो सब ऑप्शन को रख रख के ट्राई करते हैं, और वो 1-2 क्वेश्चन भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा मेंस के स्कोर में। ये फायदा आपको जीके में मिलेंगे, पॉइंट में मिलेंगे, क्योंकि आप ना ऑप्शन को रख के चेक कर सकते हो कि हाँ ये आंसर ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो पॉइंट में तो इजीली, अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में क्या होता है ना, हम रिकॉल करते हैं चीजों को, क्योंकि हम पढ़े हुए रहते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट के बारे में, और हमें पता नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाता है कि ये स्टेट यूपी है या दिल्ली है। वहां पर आपको स्मार्टली पे करना है, क्योंकि आपको पता है कि 4 ऑप्शन में दो दो ही निकालने हैं आपको अब। ठीक है ना, वहां पर थोड़ा रिस्क हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमें रिकॉल करना होता है, हर चीज माइंड में सेट तो होती नहीं है। तो वो मैं रिस्क लेता हूँ। अगर मैं 2 क्वेश्चन में अटक जाता हूँ ना, तो 2 ऑप्शन में तो मैं रिस्क लेता हूँ। और अगर आप जान रहे हो कि आप शायद फंस जाओगे फाइनल स्कोर क्रिएट करने में, तो आप रिस्क ले लो। अगर आपको लेना है तो आपको पता है कि आप फंस जाओगे, कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे, तो आप रिस्क ले लो फिर। एक और चीज जो मेंशन करना चाहूंगी कि ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी तभी आएगी जब आप बहुत ज्यादा आप मॉक टेस्ट पहले से देकर खुद को आप प्रिपेयर्ड रखे होंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है मैम। अगर आपने बहुत बार चीजों को प्रैक्टिस किया है ना, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर सेल्फ बिल्ड हो जाती है। आप एक दो सेट मार के ये चीज नहीं बिल्डअप कर सकते हो। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्या होता है, आपको रिस्क पता होता है कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। और रिस्क लेना भी बहुत ही, मतलब वो क्या कहते हैं, क्रूशियल हो जाता है, वो भी ऐसे एग्जाम में जो कि बहुत हाई कम्पिटिटिव एग्जाम है। अक्षय, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो एस्पिरेंट्स इस एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपनी जर्नी में से कोई ऐसी बातें जो ऐड ऑन करना चाहें? मैसेज तो मैं अपने बैंकिंग एस्पिरेंट दोस्तों को यही बोलूंगा कि रिजेक्ट होने के बाद ना, जिस दिन फाइनल लिस्ट क्रिएट होता है ना, अगर आप रिजेक्ट होते हो तो सबसे ज्यादा बुरा उसी दिन लगता है। वो दिन आप ब्रेक ले लो, फिर वो पूरा 1 वीक ब्रेक ले लो और फिर से गेम स्टार्ट करो अपना तैयारी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जाम हॉल के एग्जाम देने के बाद कुछ डिस्कस मत करो किसी से, वो आप पे प्रेशर बिल्डअप करेगा। ठीक है ना, वो मुझ पे भी करता था, सारे स्टूडेंट पे करता है, क्योंकि आप जब आंसर मिलाने लगते हो ना एग्जाम हॉल के जस्ट बाहर आकर के, तो आपका प्रेशर बिल्डअप होने लगता है और शायद आपका नेक्स्ट एग्जाम खराब हो सकता है। तो बिल्कुल मत करो, घर पे आओ, खाना खाओ, रिलैक्स होकर सो जाओ। मैम मैं एक और चीज जो है ना एड ऑन करना चाहूंगा, स्पेशली गौरव सर के लिए है ये चीज। तो हमारे पास क्या होता है ना, गौरव सर का वीडियोस देखने के लिए जो टाइम होता है ना बहुत कम हो जाता है। कंटेंट ज्यादा होता है और बार बार रिवाइज करने से हमारा जो तैयारी होती है उस निखर के बाहर आती है। स्पेशली मैं बोलूंगा कम समय में अगर आपको ज्यादा चीजें करना हो ना, तो आप गौरव सर के वीडियोस देखो। आपका नेक्स्ट एग्जाम का जो स्कोर होगा ना, सब कुछ बता देगा कि आपका मेहनत कहाँ पर सफल हुआ है। अक्षय, हमें खुशी है कि हम आपके इस सक्सेस का हिस्सा बन पाए। पूरी स्टडी आईक्यू टीम आप पर बहुत गर्व करती है और आपको आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम।